हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। तो जल्दी से बच्चों सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। तो भाई आज हम क्लास 12th के रिलेशन फंक्शन जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका सेकंड लेक्चर हम देखने वाले हैं। और प्रीवियस लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि रिलेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो उन सभी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उन पर बेस्ड आपके जो वेन डायग्राम्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम आपके उन्हीं टाइप्स पर बेस्ड क्वेश्चन यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन जो आपके हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके अलावा बच्चों फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं 12th क्लास के सिलेबस की बात करूं यानी कि स्पेशली बोर्ड्स के सिलेबस की, तो आपको यहां से क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आनी है एक बार मैं पूरा सिलेबस दिखा देता हूं, उसमें से क्या क्या टॉपिक डिलीटेड है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए जी। तो बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका बोर्ड्स एग्जाम में आना है। उसके बाद वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन ये भी आपका यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, वैसे तो इनवर्स फंक्शन जो आपका है ये सिलेबस से डिलीटेड है स्टिल, लेकिन जब हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ लेते हैं तो इनवर्स फंक्शन हमारे लिए समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आपका इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर आपको इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये अगर आप सिलेबस को देखोगे तो वहां पर आपको लग रहा होगा कि शायद डिलीटेड है, बट ये डिलीटेड नहीं है, हमें इसको पूरा कवर करना होगा। उसके बाद बच्चों कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये भी अगर मैं बात करूं तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी डिलीटेड है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट स्टिल हम इसको भी कवर करेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड कई जगहों पर बेसिक क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं CUET या जो भी आप JEE वगैरह के एग्जाम्स देंगे। ठीक है, तो हम इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करने वाले हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर। ओके हाँ जी बेटा, ये बाइनरी ऑपरेशन वाला टॉपिक ये मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये आपके लिए हम बोल सकते हैं ये कंप्लीटली डिलीटेड है। ओके, तो ये वाला टॉपिक बच्चों हम आपका पूरी तरीके से स्किप करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो JEE एग्जाम्स में भी इससे ज़्यादा कोई खास वेटेज है, और कभी कभार एक आध दो कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज आपको ये जो स्टार्टिंग के 5 टॉपिक्स हैं इन पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। ओके चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से टाइप्स थे भाई, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन जिसमें हमने इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव और उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, इनके बारे में हमने आपका प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। वन बाय वन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन, ताकि आप लोग में से किसी ने भी अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार जाकर के लेक्चर नंबर 1 आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको जरूर से देखें ताकि आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और इस बात की गारंटी है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां पर करवा दूंगा, ऐसे ही क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड्स के पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझना है आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इम्पटी रिलेशन क्या होता है भाई, जैसे कि हमने बात करी इम्पटी मतलब कि जिसमें कुछ भी नहीं है। अगर एक रिलेशन ऐसा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया, एक भी पेयर नहीं आ रहा, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक भी पेयर नहीं है, तो ऐसा रिलेशन हमारा इम्पटी रिलेशन होता है। ठीक है, हमने रिलेशन के बारे में क्या समझा था कि 2 सेट A और B है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हुआ। अब इस A क्रॉस B वाले सेट का हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है। तो इम्पटी सबसेट हर एक सेट का एक सबसेट है, तो इम्पटी सबसेट जो यहां पर हम मिलेगा वही हमारा इम्पटी रिलेशन के फॉर्म पर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो बेसिकली A से A पर रिलेशन ऑन सेट A है यहां पर, तो कोई भी यहां पर आपको देखने की एक भी एलिमेंट सेट A का सेट A के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। उसके बाद बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो 2 सेट A और B है या एक ही सेट पर हमने रिलेशन बनाया है, तो एक सेट का हर एक मेंबर दूसरे सेट के हर एक मेंबर से रिलेटेड हो, है ना, तो इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। या फिर मैं बोलूं कि भाई सेट A और B है तो A क्रॉस B जो बनेगा ये कंप्लीट सेट, इसको ही हम यूनिवर्सल रिलेशन के फॉर्म पर काउंट कर सकते हैं। तो A क्रॉस B, अगर सेट A और B के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं तो A क्रॉस B जो बनेगा ये यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल है। अगर
रिलेशन ऑन सेट ए की बात कर रहे हैं, सेट ए पर रिलेशन, तो ए क्रॉस ए ही आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। मतलब कि कंप्लीट होल सेट जो बन गया वही आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू उसको आप देख सकते हो कि 1 का 1 से भी रिलेशन है, 2 से भी है, 3 से भी है, 2 का भी 1 से है, 2 से है, 3 से, 3 का भी 1 से है, 2 से, 3 से, सबका सबसे रिलेशन यहां पर आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बार बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हमने देखा था बच्चों कि एक एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल खुद से ही रिलेटेड हो और किसी से रिलेटेड ना हो। समझे ध्यान से कि अगर हम रिलेशन ऑन अ सेट, किसी एक सेट पर रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन उस सेट पर क्या होगा कि उस पर्टिकुलर सेट का हर एक मेंबर, पर्टिकुलर सेट का हर एक मेंबर खुद से रिलेटेड हो, तो ऐसा रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो। और केवल हाँ, एक वर्ड और यूज करना है इसमें आइडेंटिटी में कि हर एक एलिमेंट केवल और केवल खुद से हो और किसी से भी ना हो, तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है। वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप देखो तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ गए हम बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम किसी सेट पर रिलेशन की बात कर रहे हैं, मान लो एक सेट हमको ए दे दिया है, ठीक है, हम ए टू ए, सेट ए से ए पर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ए से ए पर रिलेशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए का हर एक मेंबर खुद से रिलेटेड हो। बात समझना, सेट ए का हर एक मेंबर खुद से रिलेटेड हो। अब मैंने यहां पर यह नहीं बोला कि केवल और केवल खुद से, अगर सिर्फ खुद से रिलेटेड हो तब तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, लेकिन खुद से रिलेटेड हो और खुद के अलावा भी किसी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन खुद से होना जरूरी है। मतलब इट इज नेसेसरी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, तो ये चीज यहां पर अगर आप देखो तो पहले तो सबसे रिलेटेड हो गया, अब 1 मान लो आपका 2 से भी रिलेटेड हो गया, 1 आपका 2 से रिलेटेड हो गया, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि भाई मैं ए, मान लो ए बी से रिलेटेड है, जिस रिलेशन से ए बी से जुड़ता है उसी रिलेशन से अगर बी ए से भी जुड़ जाए, लेट से एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप इस तरह से सपोज करो कि एक एग्जाम्पल, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, तो क्या इसका मतलब है कि बी इज द फादर ऑफ ए? मामला गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ जाएगी, है ना? तो मतलब समझे ना, ए इज द फादर ऑफ बी का मतलब है कि ए बी के फादर है, लेकिन अगर मैं बोलूं बी इज द फादर ऑफ ए तो गड़बड़ हो जाएगा, वो बी तो ए का सन हुआ ना। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर ए बी से तो रिलेटेड, लेकिन बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। अगर ऑर्डर की बात करें, ए इज द फादर ऑफ बी, इज इट ट्रू? इज बी इज द फादर ऑफ ए? नो, इट इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्लियर है? तो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी अ पेयर बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी एक पेयर है जो रिलेशन आर का मेंबर है, एंड बी कॉमा ए भी अगर आर का मेंबर हो जाए, तो ए कॉमा बी मेंबर है और अगर बी कॉमा ए भी आपका आर का मेंबर हो जाए, तब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इज इट क्लियर? चलो, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 5, 5 इज रिलेटेड टू 3। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया, वेन डायग्राम हो गया एक। नाउ ट्रांजिटिव मीन्स क्या हुआ? ट्रांजिटिव मीन्स का मैंने मतलब आपको बताया था कि जो ट्रांसफर हो जाए, मतलब कि ए बी से रिलेटेड है, बी इज रिलेटेड टू सी, एंड इफ ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी, देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है रिलेशन, ए बी से है, बी सी से है, ए का सी से होगा ही होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, समझ ना, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, B is the brother of C. It means A is also brother of C. क्लियर है? पक्का? यही आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अगर मैं इसको
किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो समझिए कि लेट से ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन आर का मेंबर है, एंड बी कॉमा सी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन आर का मेंबर है। तो इफ ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दिस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, दिस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि इन्हीं रिलेशन से मिलकर के बनता है कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये पहले एक तो एग्जांपल देख लो आप। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहां पर लिख दिया है, जैसे कि ट्रांजिटिव रिलेशन का 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 4 एंड 2 इज रिलेटेड टू 4। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसका मतलब ये है कि 1,2 जो है आपका वो आर का मेंबर है। ठीक है बच्चों, 1,4 भी आपके रिलेशन आर का मेंबर है, एंड 2,4 भी आपके रिलेशन आर का मेंबर है। ठीक है बच्चों, देखो तो अगर तुम इनको देखो कि 1,2 आर का मेंबर है, 2,4 है, तो 1,4 भी आर का मेंबर है। तो ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है, ये रिलेशन कैसा होगा बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, सो 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 4। ओके, चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन के जैसे मैंने बताया कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसा रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। तो एक बार आई थिंक क्विक रिवाइज आपका हो गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल्स यानी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। अब यहां पर देखिएगा, मैंने इसीलिए जब भी मैं रिलेशन और रियल नंबर्स की बात कर रहा था तो आपने मुझे यूजुअली देखा होगा कि मैं हमेशा रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए इस सिंबल का यूज करता हूं। ठीक है बच्चों, रियल नंबर्स के सेट को डिनोट करने के लिए मैं इस सिंबल का यूज करता हूं। इसका रीजन क्या है, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में भी अगर आप देखोगे तो ये चीज आपको वहां पर गिवन है कि भाई इसको हम रियल नंबर्स के सिंबल से डिनोट करते हैं। रीजन यही है कि भाई आप यहां पर खुद देख सकते हैं, यहाँ पर 2 आर है, सो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन है इन द सेट आर। अब सोचिए, रिलेशन भी एक सेट है, आर भी एक सेट है, लेकिन दीज टू आर डिफरेंट बिकॉज दिस इज द रिलेशन एंड दिस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक आर यहां पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। ओके, डिफाइंड एज आर इज अ रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल देन बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हमें ये शो करना है कि ना तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो ये आपका सिमेट्रिक होगा, और ना ही ये आपका ट्रांजिटिव होगा, ना ही ये आपका ट्रांजिटिव होगा। क्लियर, बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि ये रिलेशन बन कहां पर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पर, सभी रियल नंबर्स पर। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो एक सिंपल सी बात करूं कि सिंस 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, ओके, 3 इज लेस देन, है ना, मतलब कि अगर हम यहां पर देखें तो इसको इस तरीके से देखो बच्चों, क्या हर एक नंबर खुद से रिलेटेड है, तो a इज लेस देन, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहे हैं यहां पर, तो मैं पहले ही रीजन आपको लिख देता हूं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, क्या हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं। तो सबसे पहली बात कि अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, सभी रियल नंबर्स के लिए, तो क्या बताइए कि हर नंबर का a कॉमा बी, मतलब क्या हर नंबर जो है वो अपने स्क्वायर से लेस होता है। सोच के बताओ, क्या हर नंबर अपने स्क्वायर से लेस होता है, सोच के बताना। इज एवरी नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर, क्या हर एक नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है, सोच के बताओ, चेक करो, आइडेंटिफाई करो, है ना।
तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, हमें ये प्रूफ करना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि a कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्चुअल में हमें ये प्रूफ करना है। तो आप सोच के बताना, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि ऐसा पॉसिबल होगा, है ना। क्योंकि आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, आपके माइंड में आया अच्छा चलो 1 एक रियल नंबर है, तो 1 लेस देन इक्वल देन होगा 1 के स्क्वायर से, ये तो ट्रू है। 2 लेस देन इक्वल देन होगा 2 के स्क्वायर से, ये भी सही है, ठीक है। 2 लेस देन इक्वल देन होगा 2 के स्क्वायर से, यहां पर भी ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें, -1 लेस देन इक्वल देन होगा -1 के स्क्वायर से, ये भी ठीक है। -1 आपका या तो लेस देन है या तो इक्वल है, तो लेस देन इक्वल में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इनके लिए आप देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अब सोचना एक बात प्रैक्टिकली, यहां पर आपके माइंड में सही आया सर ये तो सही चल रहा है, स्क्वायर रूट 2 की बात करेंगे, स्क्वायर रूट 2 लेस देन इक्वल देन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ऐसा सोच करके आप आंसर टिक कर दोगे कि सर ये तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, तो क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा है, सोच के बताओ। 1/2 और ये मिला 1/4, ये तो बड़ा हो गया ना, तो यहीं पर तो गड़बड़ हो गया एक्चुअल में। और इसलिए हम बोलते हैं कि जो 0 से 1 के बीच की कहानी होती है ना, ये बड़ा डेंजर जोन होती है ना। आपके माइंड में चीजें बड़ी आसानी से आ रही होंगी कि सर 1 का स्क्वायर 1 से छोटा, 2 का स्क्वायर 2 से छोटा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, सबके लिए तो सर चल रहा है। लेकिन बेटा 0 से 1 के बीच में अगर तुम देखो तो खेल हो गया। 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये तो छोटा हो गया। 1/5 का स्क्वायर करोगे 1/25, अरे बाप रे और छोटा हो गया। मतलब क्या है इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव होगा क्या, नहीं होगा। तो आप यहां पर इसके लिए सिर्फ एक काम करो, एक एग्जाम, अब आपको एग्जाम में अगर आएगा आप तो कैसे इसको लिख करके मेंशन करोगे, तो आप सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल दे करके आप ये बता सकते हो कि भाई ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया कि 1/2 क्या है, आपका एक रियल नंबर है, ओके। 1/2 बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर, ओके। बट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 के स्क्वायर से। 1/2 क्या है, 1/2 के स्क्वायर से ग्रेटर देन है। दिस इज इंप्लाइज दैट कि 1/2 कॉमा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। अब यहां पर ये जो आर है ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो हमने यहां पर क्या शो कर दिया कि 1/2 एक रियल नंबर है, लेकिन 1/2 खुद से रिलेटेड नहीं है। अब ऐसे ना जाने कितने सारे नंबर्स जो तुम लेकर के प्रूव कर सकते हो। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट, तो अब इसको तुम, मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर है कि नॉट रिफ्लेक्सिव एज, ठीक है। एज लिख करके ये रीजन आपने लिख दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन आपका ये है कि भाई हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है। अगला रिलेशन है बच्चों सिमेट्रिक। ये बड़ा ही आसान है समझना, ठीक है। इसको तो समझ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना, कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये बहुत सिंपल हो गया। तो सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिख सकते हो नॉट सिमेट्रिक, और एक एग्जाम्पल यहां पर लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। नॉट सिमेट्रिक एज, सपोज करो कि 2,4 बिलोंग्स टू आर, 2,4 आर का मेंबर है, क्योंकि 2 लेस देन 4 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या 4,2 बट 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई? क्योंकि मालूम है कि 2 इज लेस देन 4 स्क्वायर, बट 4 इज लेस देन 2 स्क्वायर। हालांकि यहां पर तो वो हो जाएगा ना, एक काम करते 2,4 ना लेकर के दूसरा ले लो, यहां पर इक्वल का केस बन जा रहा है। एक काम करो, उसको 2,5 ले लो, ओके। कर लें ऐसे करो, 2,5 ले लो, अब सही आ जाएगा। 5,2 नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, 2,5 में तो गड़बड़ भी नहीं होगा।
आपको मालूम है कि 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर, इज 5 इज लेस देन 2 स्क्वायर, नो। 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर, इज 5 इज लेस देन 2 स्क्वायर, नो। तो डिस्कार्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। 2,5 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 जो है 5 के स्क्वायर से छोटा है। बट 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन 2 स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। सेम चीज बच्चों आप यहां पर ट्रांजिटिव के लिए प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करूं, ट्रांजिटिव हो गया यहां पर आपका। तो अगर हम ट्रांजिटिविटी के लिए बात करेंगे तो अब इसको सोचते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहां पर देखें कि 2,-2 आपके रिलेशन आर का मेंबर है, 2,-2 रिलेशन आर का मेंबर है। चल देखना क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 2 इज लेस देन 4। सिमिलरली अगर मैं देखूं -2,1, देखना -2,1 ये आर का मेंबर होगा, रिलेशन आर का मेंबर होगा। चेक करो, -2 इज लेस देन 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो -2 1 से छोटा हुआ। ठीक है, तो अगर 2,-2 बिलोंग्स टू आर, -2,1 बिलोंग्स टू आर, अब चेक करो क्या 2,1 आर का मेंबर होगा? तो 2,1 आर का मेंबर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, तो यहां पर ये डिस्कार्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। सिंपल है, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपसे पूछ सकता है, और ये प्रीवियस ईयर में आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो समझ में आ गया सभी को? पक्का? तो कुछ एग्जाम्पल यानी कि कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कैसे ट्रांजिटिव नहीं है तो यहां पर लिख दोगे नॉट ट्रांजिटिव। एक्चुअल में इसको यहां पर आप चाहो तो यहां पर लिख दो नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नीचे लिख देता हूं नॉट ट्रांजिटिव एज, ट्रांजिटिव नहीं होगा, एज नीचे पर रीजन लिख दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, आर एक रिलेशन है, एक यहां पर ये आर आपका रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। ये आपका क्या बच्चों, रियल नंबर वाला आर है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसके आगे पर से लाइन बना देता हूं। और ये आर आपका रिलेशन है, ए इज लेस देन बी, मतलब ए कॉमा बी एक पेयर है जिसमें ए आपका बी से लेस देन और इक्वल है। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, ये रिफ्लेक्सिव होगा तो कैसे होगा? रिफ्लेक्सिव एज लिख सकते हैं। अगर तुम सिंपल सी बात करो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, किसी भी रियल नंबर के लिए देखो तो हर रियल नंबर खुद के इक्वल तो होता ही है ना। एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर नंबर तो खुद के बराबर होगा ही होगा। तो ए इज इक्वल टू ए, तो लेस देन इक्वल में ये आपकी कंडीशन आ गई। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन इक्वल देन ए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ए कॉमा ए जो होगा वो रिलेशन आर का मेंबर हो जाएगा, रिलेशन आर का मेंबर, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। अब यहां पर सिमेट्रिक नहीं है तो लिख देते हैं नॉट सिमेट्रिक एज, नॉट सिमेट्रिक एज। सिमेट्रिक कैसे नहीं होगा? रीजन देखना सिंपल, कि भाई कोई भी एग्जांपल आप ले लो कि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,1 आर का मेंबर नहीं होगा। क्यों? 1 इज लेस देन 2 बट इट्स 2 इज लेस देन 1, नो। तो ये आपका सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। ट्रांजिटिव, अगर हम ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करें तो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, वैसे ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव एज सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर अगर आप लेते हो a कॉमा बी एंड b कॉमा सी, लेट सपोज a कॉमा बी एंड b कॉमा सी किसके मेंबर है? हमारे रिलेशन r के मेंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि a मस्ट बी लेस देन इक्वल देन b एंड जो b होगा वो मस्ट बी लेस देन इक्वल देन c होगा। पक्का? a लेस देन इक्वल देन b होगा और b मस्ट बी लेस देन इक्वल देन c होगा। सोचो, a b से छोटा है, b c से छोटा है, इसका मतलब तो ये फिक्स है कि a मस्ट बी लेस देन इक्वल देन c होगा। a या तो c से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा?
हेंस ए कॉमा सी जो होगा वो भी आपके रिलेशन आर का मेंबर हो गया, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम यहां पर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं। ओके, क्लियर है? यहां पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 given by 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflection nor transitive। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप देख रहे हो तो क्या है, 1, 2 है, 2, 1 है। तो भाई सिंपल सी बात है कि सिमेट्रिक तो हो गया, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेशन जो हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 1, 1, 2, 2, 3, 3 आर नॉट बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन आर के मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और दूसरा ट्रांजिटिविटी के लिए देखो कि 1, 2 है, 2, 1 है, तो क्या 1, 1 बिलोंग्स टू आर? बट हम देख सकते हैं कि 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? आर इज नॉट ट्रांजिटिव, पक्का ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। आइए अगले एग्जांपल को देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय। अब ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स, जितने भी लाइब्रेरी बुक्स हैं उनका कलेक्शन है, और एक रिलेशन आर है x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x और y में नंबर ऑफ पेजेस क्या सेम है। बहुत ही सिंपल है। अब आपको बताना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? तो अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं तो दो x आर रिलेशन क्या है, x और y ऐसी बुक्स का पेयर है जिनमें नंबर ऑफ पेज क्या है, सेम है। ओके, तो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या कि अगर दो सेम बुक तुम ले लो तो दो सेम बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x, x जो होगा वो रिलेशन R का मेंबर होगा। कि x क्या है, बुक है, किसकी, लाइब्रेरी की, x लाइब्रेरी की बुक है। तो फॉर ऑल लाइब्रेरी की सभी बुक्स को लेकर देखा जाए तो कोई भी बुक उठाओगे तो अगर दो सेम बुक हैं तो उनमें नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में अगर हम देखें, इफ x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि जितने पेज बुक x में है उतने ही y में है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि y, x भी हमारे रिलेशन R का मेंबर होगा कि जितने पेज y में उतने x में भी है? क्योंकि जितने x में उतने y में, तो इसका मतलब यही तो है ना कि y में जितने उतने x में, तो मतलब कि नंबर ऑफ पेजेस ये भी है। तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव के लिए भी आप इजीली यहां पर इसी तरीके से लिख दोगे कि x, y बिलोंग्स टू r, मतलब कि जितने पेज x में उतने y में, एंड y, z बिलोंग्स टू r मीन्स जितने पेज y में उतने पेज z में। तो सोचो सब में इक्वल पेजेस हैं, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि x में जितने पेज होंगे उतने ही z में होंगे। तो x, z भी रिलेशन r का एक मेंबर हो गया। इट मीन्स कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हुआ। हेंस अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन बुलाते हैं। बहुत ही प्यारा रिलेशन है, परफेक्ट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। समझ गए? ओके, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive. Okay, and
ट्रांजिटिव, हेंस R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इस तरीके से आपको लिख करके भी आना है, ठीक है। R आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन द सेट ए, जो सेट ए क्या है, ऐसे इंटीजर्स x बिलोंग्स टू z, मतलब कि ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन जहां x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, लेस देन इक्वल देन 12 है। मीन्स सेट ए जो हमारे पास है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इनका कलेक्शन है, जिसमें 0 से लेकर के 12 तक के सारे नंबर्स इंटीजर्स आ गए। अब यहां पर हमने रिलेशन बनाया है। पहला रिलेशन जो आपका है R, उसमें क्या दे रखा है, R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ A और B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। किसका मल्टीपल है बच्चों? इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का एक मल्टीपल है। क्लियर है? R is a relation of ordered pair A comma B such that absolute difference of A and B is a multiple of 4। 4 का क्या है बच्चों? मल्टीपल है। क्लियर? तो अब इस पर हम बात करते हैं। अगर ये मल्टीपल है 4 का, तो इसका मतलब अगर मैं पेयर इकट्ठा करूं, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये रिलेशन आपका क्या है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रहा है कि इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, और दूसरा आपको बताना है कि आपका 1 से रिलेटेड यानी कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास भी बतानी है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा और इस्तेमाल हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास का, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आइए, तो सबसे पहली चीज यहां पर अगर हम देखें, रिफ्लेक्सिव। पहले हम स्पेलिंग वगैरह कोई गलत लिख दूं तो यार नाराज मत होना, मैं कभी वो गलत लिख जाए। रिफ्लेक्सिव सही है ना? हाँ जी, रिफ्लेक्सिव एक्सैक्ट सही है। रिफ्लेक्सिव एज हाँ जी, तो रिफ्लेक्सिव कैसे हो जाएगा? देखो, सबसे पहली बात, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको मैं डायरेक्ट लिख के समझा रहा हूं। मतलब इसका क्या हुआ कि इस सेट का कोई भी मेंबर तुम ले लो 0 से लेकर के 12। ओके, a माइनस ए क्या होगा आपका? 0 के इक्वल होगा। ओके, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। हम यहां पर क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है? इसको समझने का तरीका ये भी है, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब कि 4 से डिविजिबल हो। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या? 4 से डिविजिबल हो। तो a माइनस ए क्या है? 0 आया। वो भी एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट लिख देता हूं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस ए इज इक्वल टू 0। 0 4 से डिविजिबल है ना? हम जैसे इज अ मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकते हैं, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल है, ऑब्वियस सी बात है, 4 से डिविजिबल है तो मल्टीपल भी हुआ। तो हेंस इसका मतलब क्या हुआ? a कॉमा ए जो होगा ये रिलेशन R का मेंबर हो गया, क्योंकि सभी a के लिए a माइनस ए बिलोंग्स टू a माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 4। इट मींस a कॉमा ए बिलोंग्स टू R, रिलेशन R का मेंबर है। तो क्या हुआ? हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक भी बहुत सिंपल है। देखो, सिमेट्रिक एज इफ a कॉमा बी सपोज करो रिलेशन R का मेंबर है। ओके, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ a एंड b इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4। ओके, सोचो, अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ a एंड b इज मल्टीपल ऑफ 4, तो b एंड a का डिफरेंस भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, विच इज इंप्लाइज दैट कि मॉडुलस ऑफ b माइनस a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ये भी क्या होगा बच्चों? मल्टीपल, यानी कि 4 का मल्टीपल होगा। तो समझ जाओ कि a कॉमा बी R का मेंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो सॉरी, यहां पर R मतलब कि रिलेशन। तो क्या प्रूव हो गया?
कि फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो रिलेशन आर के मेंबर होंगे, देन बी कॉमा ए इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट रिलेशन। इट मीन्स कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलिए, ये हमने आपका सिमेट्रिक प्रूव कर लिया। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम चेक करें तो ट्रांजिटिव में हम क्या बोलेंगे, सोचो। लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी आपके पास रिलेशन आर का मेंबर है, ठीक है। ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी रिलेशन आर के मेंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी जो होगा आपका, वो क्या होगा प्रैक्टिकली। अगर आप सोचो कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी आपका मान लो ये हो गया 4 का मल्टीपल है, मान लो 4m के फॉर्म का है, ठीक है। सिमिलरली एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ b माइनस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 4n, ये भी 4 का मल्टीपल है। अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर इनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, इनका भी डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, तो एक एग्जाम्पल से तुम डायरेक्टली यहां पर इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, मतलब सॉरी डिस्कार्ड बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि a माइनस बी मतलब क्या हुआ 4 का मल्टीपल एंड b माइनस सी भी आपका 4 का मल्टीपल। सोचो a माइनस बी क्या है 4 का मल्टीपल मतलब कि 4m का फॉर्म, b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल मतलब कि 4n का फॉर्म। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो a माइनस बी प्लस में b माइनस सी तो क्या बन जाएगा 4m प्लस में 4n। तो एक तरीके से b से b कैंसिल, तो a माइनस सी भी तो आपका 4 इंटू में m प्लस n का फॉर्म हुआ, यानी कि 4 का मल्टीपल हुआ। ये भी तो मल्टीपल हुआ क्योंकि a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। अब चाहे एब्सोल्यूट ले लो चाहे जैसे ले लो। तो अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी तो ये बना b से b कैंसिल, तो a माइनस सी भी 4 का एक मल्टीपल आएगा। और जैसे ये 4 का एक मल्टीपल आया तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, क्या हो गया इसका मतलब, सिंपल। चलिए, तो इस तरीके से ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। क्लियर है? हेंस इंप्लाइज दैट कि a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। a कॉमा बी था, b कॉमा सी आर का मेंबर था, तो हमने प्रूव कर दिया कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो अब क्या बना, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा रिलेशन आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस R is a इक्विवेलेंस रिलेशन। R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर और बना, वो ये है कि भाई ये बताइए कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से होंगे। आपको ये चीज जो पूछा गया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, जो 1 से रिलेटेड है। तो इसका मतलब आपसे 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है, आपसे एक तरीके से क्या पूछ रहा है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास। मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या, अब एक नया टॉपिक जो शायद प्रीवियस क्लास में स्किप हो गया था। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या, अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, तो मतलब कि द सेट ऑफ ऑल दोज नंबर विच आर रिलेटेड टू 1 बाई दिस रिलेशन। जो जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इस रिलेशन के थ्रू 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स जो मेंबर्स हैं उनका सेट इक्विवेलेंस क्लास होता है। अब यहां पर अगर आप देखो, सबसे पहली बात 1 क्या है, 1 किससे किससे रिलेटेड होगा। सबसे पहले तो 1 से रिलेटेड होगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, 4 का मल्टीपल है। अब 1 किससे रिलेटेड होगा, 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा। 1 मस्ट बी रिलेटेड टू 5। ओके, 1 6 से होगा नहीं होगा, 1 7 से होगा नहीं होगा, 1 7 से होगा नहीं ना, 1 8 से रिलेटेड होगा, 1 और 8 का डिफरेंस भी नहीं। 1 9 से रिलेटेड होगा, हाँ जी 1 आपका 9 से रिलेटेड हो जाएगा। क्या 1 10 से रिलेटेड होगा, नहीं। 11 से होगा, नहीं। 12 से होगा, नहीं। मतलब कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 5 और 9। कौन कौन से आ रहे हैं, 1 5 और 9। सेम मान लो आपसे पूछ लेता 0 की इक्विवेलेंस क्लास, तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती, एक तो 0 हो गया,
ठीक है, दूसरा 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, तो ये भी आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाती 0 की। मान लो आपसे 2 की पूछ लेता, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास मतलब की आप सिंपल देख रहे हो ना, 0 और 0 का डिफरेंस 0, 0 और 4 का डिफरेंस 4, 0 और 8 का डिफरेंस 8, 0 और 12 का डिफरेंस 12, सब 4 से डिविजिबल है, हाँ जी, तो ये सारे के सारे हमारे 0 से रिलेटेड होंगे। 2 की इक्विवेलेंस क्लास, एक तो 2 हुआ, 2 माइनस 2 0, उसके बाद क्या हुआ 6 हो गया, 2 माइनस 6, उसके बाद क्या हुआ 10 को ले लो, ठीक है, और कोई ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, 2 और 12 भी नहीं ले पाएंगे, 2 और 11 भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो मतलब कि ये आपके बन गए। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास होती है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेम क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला आई थिंक बहुत इजी है, सेकंड इजीली आप खुद कर सकते हो कि a कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल टू बी, a b के इक्वल है। तो उसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a भी c के इक्वल होगा, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कुल मिलाकर के ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सेम यहाँ पर भी आप 1 2 3 किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है, अब इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट की यहाँ पर आप निकाल सकते हो। तो अब सेकेंड पार्ट आप खुद कर लोगे, हो जाएगा, ट्राई करोगे, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर एज अ रिलेशन इन टी गिवन बाय t1, t2 सच दैट t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू t2। ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको मालूम है ना कि दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या, कि अगर दो ट्राइंगल्स ऐसे जिनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ऐसे ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, यस, तो इसलिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, एक ट्राइंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो मतलब कि सिमेट्रिक हो गया। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो मतलब T1 T2 के बिल्कुल बराबर ट्राइंगल है, T2 T3 के बिल्कुल बराबर है, तो T1 और T3 भी तो इक्वल होंगे, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरीके से ये भी आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो एक और एग्जांपल इक्विवेलेंस रिलेशन का यहां पर बन जाता है, ये भी आप अब खुद से लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में, अच्छा प्रीवियस क्लास में मैंने शायद एक पैरेलल लाइंस का एग्जांपल लिया था, तो मैंने बोला भी था कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने खुद गया रिसर्च करी, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि उसमें लिखा था कि एक्चुअल में यूक्लिडियन ज्योमेट्री, हमको मालूम है कि जो भी हम लाइंस एंगल्स पढ़ते हैं ये सब यूक्लिड की ज्योमेट्री है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसको बोला जाता है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कि कोई लाइन खुद के पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो पैरेलल होंगी तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब अगर, क्योंकि दो लाइन, हर लाइन खुद के कोइंसिडेंट मानी जाएगी, ना कि उसको पैरेलल बोला जाएगा, क्योंकि पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो लाइन इज नॉट पैरेलल टू इटसेल्फ, एक लाइन खुद के पैरेलल नहीं होती है। लेकिन अगर हम अदर टाइप्स की ज्योमेट्री की बात करें, क्योंकि और भी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सारी चीजें निकल करके आई, तो उनमें इस चीज को मान लिया गया कि हर लाइन खुद के पैरेलल मानी जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इस रिलेशन को हम यहां पर आपका ट्रू मानते हैं। ये तो परपेंडिकुलर का है, लेकिन पैरेलल वाले केस में स्पेशली आप खुद भी सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा कि हर लाइन जो आपकी है वो खुद यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता, लेकिन बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में मैथमेटिशियन ने ये माना है, तो अपन पंगे नहीं लेते हैं, अपन भी उसको मान करके ही चलेंगे। पंगे लेने होंगे तो बात करेंगे, एग्जाम में नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है L1 L2 वेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो पहली बात, हर लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है, जो कि अभी मैंने केस बताया, लेकिन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक हो जाएगा, L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं, मान लो ये लाइन है, देखना ये लाइन है और ये L1 है, ये L1 है, ये L2 है।
L1 L2 के परपेंडिकुलर है। ओके, अब मैं बोलूं L2 मान लो आपका L3 के परपेंडिकुलर है। ऐसे देखना, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो क्या L1 L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? नहीं, नहीं। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉरी, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो ना तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं, मुझे लग रहा है कि अब इतनी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप पकड़ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ द इंटीजर्स गिवन बाई 2 डिवाइड्स a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जहां पर a और b क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों होगा? रिफ्लेक्सिविटी चेक करो। तो रिफ्लेक्सिव एज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, किसी भी इंटीजर के लिए a माइनस a अपॉन 2 क्या होगा? सिंपल, या ऐसे लिख लो, a माइनस a जो होगा वो आपका 0 के बराबर। ठीक है बच्चों? हाँ, तो मतलब कि a माइनस a क्या हुआ? 0। इट मीन्स क्या हुआ? a माइनस a 0 के बराबर और 0 2 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि a कॉमा a जो होगा वो रिलेशन R का मेंबर होगा, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा भाई? सिंपल देखो, a कॉमा b बिलोंग्स टू मान लो R। लेट सपोज a कॉमा b पेयर R का मेंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी डिवाइड्स 2, a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? या ऐसे बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, या ऐसे लिख लो। ठीक है, इस तरीके से कंफ्यूजन बने तो ये लिख लो कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ओके, ऑब्वियस ही बात है कि अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड करता है तो इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b माइनस a ऑल्सो। 2 आपका b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। तो 2 ने a माइनस b को डिवाइड किया, b माइनस a को किया, तो इसका मतलब है कि b माइनस a भी रिलेशन R का मेंबर हो गया। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लो। तो ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा? देखो, ट्रांजिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लेट a कॉमा b एंड b कॉमा c ये रिलेशन R के मेंबर है। a कॉमा b एंड b कॉमा c रिलेशन R के मेंबर है। सोचो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है और b माइनस सी भी आपका 2 से डिविजिबल है। तो सोचो, हम क्या बोले कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड b माइनस सी। 2 a माइनस बी और b माइनस सी दोनों को डिवाइड करता है। सोचो, अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी, ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, तो यहां पर क्या आया? हमको a माइनस सी आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी, क्योंकि 2 अगर a माइनस बी को कर रहा है, b माइनस सी को कर रहा है, तो a माइनस सी को भी करेगा। तो 2 डिवाइड्स a माइनस सी, इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सॉरी a कॉमा सी रिलेशन R का मेंबर हुआ। तो हेंस ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये रिलेशन क्या बना बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन आपका बन गया। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस हो गए आपके इन पर बेस्ड। ठीक है, तो आई थिंक सबको बढ़िया तरीके से टाइप्स ऑफ रिलेशन और कैसे हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, ट्रांजिटिव करना है, या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, या इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ये सारे के सारे आइडिया आपको बढ़िया तरीके से लग गए होंगे। पक्के लग गए? समझ में आ गया? कोई डाउट यहां पर? चलो, तो बच्चों अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऐसे दे सकते हैं कि रिलेशन में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि रिलेशन में क्या होता है कि एक एलिमेंट है एक सेट का, उसका उसी सेट से या किसी दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ
रिलेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन में मान लो इम्पटी रिलेशन किसी सेट पर हम बना रहे हैं, तो इम्पटी रिलेशन में एक सेट के किसी भी मेंबर का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं हुआ। ओके, और क्या देखा हमने, ये भी देखा कि रिलेशन में एक किसी सेट के एक मेंबर का एक से ज्यादा मेंबर्स के साथ में रिलेशन हो सकता है ना, कि एक 1 का रिलेशन 2 से भी है, 1 का रिलेशन 3 से भी है, 1 का 4 से भी है, तो ये सब रिलेशन है। लेकिन फंक्शन क्या है एक्चुअल में? फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें हमें ये आपसे बोलता है कि एक ऐसा रिलेशन कोई सेट पर है ना, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट ईच एंड एवरी, नोट करना, अ रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सेट ए हैज टू रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर सेट और इटसेल्फ। मतलब कि सेट ए के हर एक मेंबर का या तो उसी सेट या किसी दूसरे सेट के मेंबर के साथ में एक यूनिक रिलेशन हो। यूनिकनेस का मतलब है कि एक एलिमेंट का रिलेशन दो अलग अलग एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता, और हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना भी जरूरी है। तो यही डेफिनेशन है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी function if every element of set A has one and only one, मतलब कि यूनिक इमेज बोलूं यानी कि रिलेशन बोलूं, एक एलिमेंट का एक यूनिक रिलेशन हुआ, ठीक है, एक एलिमेंट दो अलग अलग के साथ में रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यूनिक वन इमेज इन सेट बी, हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट में, ठीक है, एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकती। इसको हम बच्चों आपका फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? ये क्या है बच्चों? आपका फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो, सेट ए है, सेट बी है, तो ए का रिलेशन डी से है, बी का रिलेशन ई से है, सी का रिलेशन एफ से है। अगर मैंने मान लो इसी रिलेशन में कुछ ऐसा कर दिया कि बी को ई से भी रिलेटेड कर दिया, तब ये रिलेशन फंक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट का दो अलग अलग एलिमेंट के साथ में रिलेशन बना दिया हमने, इस वजह से नहीं होगा। तो हर एक एलिमेंट का यूनिक होना चाहिए। ओके, रुक जाओ, इसको हटा दो, ठीक है। अगला, अब देखना, यहां पर देखना क्या किया मैंने, इसमें क्या हुआ, ए का रिलेशन डी से है, बी का ई से है, लेकिन सी का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं है। तो यहां पर क्या कंडीशन फेल हो गई कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए ना, तो बी की सी की कोई इमेज ही नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन आपका एक फंक्शन नहीं होगा। अ रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट कनेक्टेड टू बी, बी से कनेक्टेड नहीं है, सी कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हुआ। क्लियर है? चलो, यहां पे आपने देख लिया कि एक एलिमेंट, यहां पर दोनों बवाल हो गए, यहां दोनों गलतियां हो गई, बी एफ से भी रिलेटेड हो गया, बी ई से भी हो गया, और सी को हमने रिलेशन किया ही नहीं, तो ये तो महापाप कर दिया, बिल्कुल भी ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकता आपका। क्लियर है? चलिए, तो ये डेफिनेशन थी आपकी फंक्शन की। तो फंक्शन इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, या एक सेट से उसी सेट पर जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक वन एंड ओनली वन इमेज होगी सेट बी के एलिमेंट के साथ में। इज इट क्लियर? पक्का बता दो। वेरी गुड, चलो ओके। अब इसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन? फंक्शन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन के यहां पर हम टाइप्स 1 एंड ऑन टू, और 1 एंड ऑन टू दोनों, मतलब कि एक फंक्शन हुआ 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड 1 ऑन टू फंक्शन, ये हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो सबसे पहली चीज 1 एंड मैनी वन फंक्शन क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, 1 मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज, यानी कि कोडोमेन के, हम ऐसे ही बोल सकते हैं एक एलिमेंट की एक इमेज, ये तो सही है। ये भी बोल सकते हैं कि सेट ए के
दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर सेट ए के दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी अलग अलग ही हो, तो ऐसा फंक्शन 1 1 होता है। एग्जाम यहां पर अगर समझे, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव, ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार 1 1 ना बोल करके इंजेक्टिव बोल देता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ बी, अदरवाइज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ बी, है ना। ये भी मीनिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को कंफ्यूजन भी लग रहा होगा, है ना, कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ बी। ये बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, यहां पर ये चीज नहीं समझ में आई कि दो की एक इमेज हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, लेट सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ए। मान लो x1 और x2 क्या है, सेट ए के मेंबर है। इफ x1 इज इक्वल टू x2, है ना, ऐसे समझना बच्चों। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि x1 और x2 मान लो सेट ए के मेंबर है, अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ f ऑफ x1 इक्वल टू है f ऑफ x2 के, मतलब कि x1 और x2 की जो इमेज है वो अगर बराबर है, इफ fx1 बराबर fx2 एंड तुमने ये प्रूव कर दिया कि x1 भी x2 के बराबर होगा, मतलब कि दो इमेज बराबर है, अगर दो इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट भी बराबर हो, तो हमारा फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, मतलब कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती 1 1 में। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन याद रखना है कि इमेज बराबर तो एलिमेंट बराबर हो गए, तो फंक्शन आपका 1 1 हो गया। एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। देखने जैसे ए और बी तो डिफरेंट एलिमेंट है, तो ए और बी की जो इमेज है वो भी अलग अलग है ना। तो ये आपका 1 1 फंक्शन का एग्जाम्पल है। ये फंक्शन कैसा हुआ बच्चों, ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ 1 1 फंक्शन। ओके, यहां पर दो अलग अलग, कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी अलग अलग है। ठीक है, यहां पर गड़बड़ हो गया, पूछो क्यों। बी और सी आपके अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इनकी इमेज आपकी सेम हो गई, तो ये आपके मैनी वन फंक्शन इसको बुलाते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, मैनी वन फंक्शन, है ना, मैनी वन फंक्शन, है ना, समझ गए। ओके, मतलब क्या है, इसको चाहने वाले दो लोग हैं, इसको बी भी चाहता है, इसको सी भी चाहता है ना। तो ई जो हुआ ना, ई आपका दो लोगों से रिलेशन है, समझ रहे हो। आज के टाइम ई का रिलेशन दो लोगों के साथ में, क्योंकि ई को बी और सी दोनों चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, डी को सिर्फ ए चाहता है और ए डी को चाहता है, ई को सिर्फ बी चाहता है, बी ई को चाहता है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग किसी को चाह रहे हैं। समझ गए फंडा। चलो जी, ओके, तो ये हमारी 1 1 की कंडीशन कि इफ अगर fx1 fx2 के बराबर तो x1 भी x2 के बराबर होगा। क्लियर, तो ये आपका 1 1 फंक्शन है। अगर हमें कभी किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू, मान लो आपके पास लिखा हुआ 2x एक फंक्शन है ना, fx इक्वल टू 2x फंक्शन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन होगा, तो कैसे प्रूव करेंगे, है ना। और मान लो लेट से x1 और x2 बिलोंग्स टू आर, मान लो फंक्शन कहां से कहां पर डिफाइंड है, आर से आर पर डिफाइंड है, मतलब कि रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड एक फंक्शन है। x1 और x2 मान लो दो रियल नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूं लेट f ऑफ x1 जो है वो आपका f ऑफ x2 के बराबर है, मान लो x1 और x2 की इमेज क्या है, बराबर है, तो f ऑफ x1 क्या बनेगा, 2 इंटू में x1, f ऑफ x2 क्या बनेगा, 2 इंटू में x2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट थे, इनकी इमेज अगर बराबर है, हमने प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट भी इक्वल है। मतलब कि दो एलिमेंट की इमेज बराबर, और अगर आप प्रूव कर दो कि वो एलिमेंट भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपका 1 1 हुआ। मतलब कि fx इक्वल टू 2x आपका एक 1 1 फंक्शन है। एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट, fx इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया x स्क्वायर, समझ गए, fx इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको आप 1 1 या तो एल्गोरिदम के थ्रू प्रूफ कर दो, है ना, तो एल्गोरिदम के थ्रू प्रूफ करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कंफ्यूजन होगा प्लस माइनस साइन का, लेकिन यहां पर ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि f ऑफ -1 क्या है, 1,
एफ ऑफ वन क्या है आपका 1। आप देख सकते हो कि एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू है एफ ऑफ वन के, बट क्या माइनस वन वन के बराबर होगा? नहीं, माइनस वन वन के बराबर नहीं होगा। तो मतलब कि आप एग्जाम्पल के थ्रू भी वन वन प्रूव कर सकते हो, है ना। या तो एल्गोरिथम के थ्रू प्रूव कर दो या फिर ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर के प्रूव कर दो कि भाई मान लो फंक्शन ये दिया है तो 2 नंबर लेकर के आप दिखा दो, लेकिन वो एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए कि वो डिस्कार्ड ना करे, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या आ गया बच्चों, ये फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? पक्का? चलो, तो इस तरीके से ये फंक्शन वन वन है लेकिन ये वन वन नहीं है, दिस इज मैनी वन फंक्शन। ओके, चलो, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा वन वन फंक्शन होता है। अब ऑन टू फंक्शन है, तो अब ये वाला ऑन टू फंक्शन का टॉपिक के लिए फिर लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे और ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है आपका, वो हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो अब जो ऑन टू फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो आज के लेक्चर में तो नहीं। तो ये अगर लेक्चर पसंद आया है, अरे भाई क्या हो रहा है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें फंक्शन, उसके टाइप्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन हुआ ओके, क्या हुआ? ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।